3D चैप्टर जो वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इससे बेटा 3D के अंदर अब तीन तरह के टॉपिक्स बेसिकली हमारे पास मेन हैं। द फर्स्ट इज डायरेक्शन कोसाइंस, सेकेंड टॉपिक आपके पास आएगा स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड, यानी 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो है उसकी इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। आप लोगों ने 2D में 11th क्लास में स्टडी किया था स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, लाइन की अलग अलग इक्वेशन स्टडी की थी जिसमें दो वेरिएबल्स होते थे एक्स और वाई, उसमें लाइन की इक्वेशंस कैसे बनाई जाती थी। ठीक है, इसके बाद इसमें टॉपिक हमारे पास आता है प्लेन का। अब ये प्लेन का टॉपिक अब नई एनसीईआरटी में नहीं है और पूरे चैप्टर में लगभग 50% टॉपिक सिर्फ प्लेन का होता था। नाउ ये डिलीटेड है। जो स्टूडेंट्स जेई के हैं हमारे पास साइंस स्ट्रीम के, उनका जेई के ये बिगिनिंग में जो इनिशियल स्टेज होती है, जेई की दो स्टेज होती है, एक मेंस और एक एडवांस है। तो मेंस में ये वाला टॉपिक आपका नहीं है प्लेन का, लेकिन एडवांस में जरूर टॉपिक ये कवर किया जाएगा, ध्यान रखना एडवांस में जरूर है ये। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग या हम कहें सीयूटी के अकॉर्डिंग तो आपका डायरेक्शन कोसाइंस, स्ट्रेट लाइन और प्लेन तीनों ही हमारे पास सीयूटी के अंदर है। सीबीएसई में पहले दो टॉपिक हैं, सीबीएसई में प्लेन नहीं है। सीयूटी के अंदर प्लेन भी आप स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे। इसमें मैथ्स का जाना कि वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से डायरेक्शन कोसाइन पे बेस्ड है और सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन के टॉपिक पे बेस्ड है। मैथ्स का जाना जो आपको सब्जेक्टिव बुक दी गई है उसमें आपका प्लेन का टॉपिक कवर नहीं किया हुआ, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मैथ खजाना आपको दी गई है उसमें प्लेन के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं। तो उसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा। जब सीयूटी की वर्किंग हम लोग करेंगे, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे उसको बाद में कवर किया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 3D का, और जो फर्स्ट टॉपिक आपका डायरेक्शन कोसाइन के साथ कनेक्टेड है। इवन वेक्टर का चैप्टर जो आप लोगों ने किया था, वेक्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी दो क्वेश्चन आपके डायरेक्शन कोसाइन के हैं। उससे पहले वाली भी एक दो एक्सरसाइज में डायरेक्शन कोसाइंस के एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम 3D का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो 3D की पहली क्लास में डायरेक्शन कोसाइंस कवर होते ही आप वो वेक्टर के 3-4 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आ चुके हैं कर सकते हैं। तो आज की क्लास के बाद आप लोग वो वेक्टर में भी 3-4 क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो अटेम्प्ट कर लेंगे, इजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है आज के टॉपिक में डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट पूरे अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए रहा, मैं हेडिंग तो दे रहा हूं इसमें डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि मेजर कंसेप्ट उसमें हेडिंग के अंदर यही आता है, लेकिन इसमें तीन तरह के अलग अलग कैलकुलेशन वर्क आप लोग करेंगे। बेटा तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके सामने ड्रॉ की जा रही हैं। ओरिजिन 0,0,0। अब एक लाइन अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन है, अगर इसको मैं एज ए लाइन यूज करता हूं तो इस लाइन को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया ओरिजिन पे। यहां से देखना दिस, इस लाइन का यहाँ पर विद एक्स एक्सिस कोई ना कोई एंगल जरूर बन रहा है, विद वाई एक्सिस भी बन रहा है, उसे से पीछे जेड एक्सिस के साथ भी बनेगा। अगर इस लाइन को मैं दोबारा से यहाँ प्लेस करके ध्यान से देखना, इस लाइन का एंगल यहाँ पे विद एक्स एक्सिस भी बन रहा है, वाई के साथ भी बन रहा है, पीछे जेड के साथ भी बन रहा है। अगर एक लाइन का इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जो हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा हो, तो अल्फा, बीटा, गामा इन तीन एंगल्स को जो लाइन के तीनों एक्सिस के साथ बन रहे हैं उन्हें हमारे पास कहा जाता है बेटा डायरेक्शन एंगल्स। These are known as डायरेक्शन एंगल्स। मैं आपके सामने अब ये वो लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए वो लाइन आपके पास ये चलेगी, दिस इज अ लाइन। इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस, यहां पर कोई एंगल बन रहा है, विद वाई एक्सिस भी एंगल बनेगा, पीछे जेड एक्सिस के साथ भी एंगल कुछ ना कुछ बनेगा। ये तीन एंगल जो हमारे पास इस ग्रीन लाइन के तीनों एक्सिस के साथ बन रहे हैं, अगर इसे मैं अल्फा, बीटा, गामा नेम दे दूं तो इन तीन एंगल्स को हमारे पास कहा जाएगा डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा, बीटा और गामा।
अल्फा, बीटा और गामा कौन से एंगल हैं? जब भी किसी एक लाइन के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनेंगे अल्फा, बीटा, गामा, उन एंगल्स को हमारे पास कहा जाएगा डायरेक्शन एंगल्स। सर क्या ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लाइन का एंगल किसी भी डायरेक्शन बने, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, उन एंगल्स को हमारे पास कहा जाएगा डायरेक्शन एंगल्स। एंड डायरेक्शन एंगल्स के साथ इन तीनों एंगल्स की अगर हम कॉस वैल्यू ले लें तो उसे कहा जाता है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस। इन तीनों की अगर हम कॉस वैल्यू कंसिडर करें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इन तीन कोसाइंस की जो वैल्यूज हमारे पास होंगी इन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को एल, एम और एन से डिनोट किया जाएगा। तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का जो रिजल्ट होगा उसको एल, एम और एन से डिनोट किया जाएगा। इन तीनों की जो रेशियो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, उसे कहा जाएगा डायरेक्शन रेशियो। यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन तीनों की जो रेशियो निकल के आएगी उसे कहेंगे हम एल रेशियो एम रेशियो एन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। पूरे चैप्टर में बार बार रोल ही इसी का है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो को जिसने अच्छे से स्टडी कर लिया, फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली तो आगे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले एक बार इसको नोट करो जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, प्लीज नोट डाउन। इफ ए लाइन मेक्स इंक्लिनेशंस अल्फा, बीटा एंड गामा, alpha, beta and gamma with coordinate axis, x-axis, y-axis and z-axis, with coordinate axis, x-axis, y-axis and z-axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma, cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosines, are known as direction cosines। अगर एक लाइन के बेटा तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, बीटा और गामा बने तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को इन्हें कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को आप शॉर्ट फॉर्म में डीसी लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में डीआर से लिख सकते हैं, ध्यान रखना। डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इसको एल, एम और एन से डिनोट किया जाएगा। एंड इन तीनों की जो रेशियो निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, उसे डायरेक्शन रेशियो कहा जाएगा। अब ये डायग्राम आप बना लो थोड़ा सा और इसमें अब डिटेल में स्टडी करते हैं हम लोग। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए जरूरी होंगे एक लाइन के एंगल तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। अगर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा, गामा आपको दे दिया गया है तो सिंपली cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा लिख दीजिए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, उसे डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में डीसी लिखा जाएगा। नोटेड? चलें से आगे। अब देखो बेटा ये जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा में ये जो एंगल अल्फा, बीटा और गामा है, तीनों एंगल्स ध्यान रखना, अल्फा बी, बीटा बी और गामा बी, इनकी वैल्यू 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी। तीनों एंगल्स का रिजल्ट जो होगा 0 से 180 के बीच में होगा। यानी कोई भी आप तीनों में से एंगल स्टडी करेंगे तो या तो 0 से 90 के बीच में होगा या 90 से 180 के बिटवीन होगा। 0 से 90 के बीच में अगर एंगल होगा तो कंफर्म cos की वैल्यू फिर पॉजिटिव आएगी क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
और अगर इनमें से कोई भी एंगल 90 से 180 के बीच में आ रहा है, 90 से 180 के बीच में आ रहा है, मीन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से कोई भी पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव हो सकता है। इन तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का कोई एक सर्टेन सम नहीं है कि इसके इक्वल होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का कोई एक फिक्स रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन तीनों से कोई भी एंगल 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। यहां जो हम स्टडी करने जा रहे हैं अल्फा बीटा गामा, ये तीनों में अगर देखो कोई कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की जो रेशो निकल के आएगी उसे कहा जाता है डायरेक्शन रेशो। एंड रेशो में ना कुछ कंसेप्ट लगते हैं बेटा। रेशो अगर मान लो आपके पास एक गिवन है, फॉर एग्जांपल कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में एक एग्जांपल ले रहा हूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। मान लीजिए आपके पास ये आ गए, मान लीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का रिजल्ट ये आ गया, होगा ये जरूरी नहीं है, एक एजम्पशन ले लेते हैं हम। तो ऐसे केस में कॉस अल्फा रेशो कॉस बीटा रेशो कॉस गामा, इन तीनों की रेशो को कहा जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस की रेशो को क्या कहा जाएगा, डायरेक्शन रेशो। यानी 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6। अब ये रेशो का एक ऐसा वर्जन है जो इसको अभी इंप्रूव किया जा सकता है। रेशो की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम रेशो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रेशो में कोई चेंज नहीं आता। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 10 से करो या 12 से करो, रेशो विल बी सेम। चाहे पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव वैल्यू से करो, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई या 0 से डिवाइड नहीं करते, बाकी किसी से भी करो आप। लाइक मान लो अब ये 2 इस नॉर्मली कभी भी ऐसे आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपके कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के आंसर फ्रैक्शंस में अगर आ रहे हैं तो इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, 6, 3 और 2 का जो एलसीएम होगा उस एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि इसमें से फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। अब मैंने 6 से जब मल्टीप्लाई किया, 2, 3 का एलसीएम है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 3:2:1। अब बहुत से बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के बैठे हुए हैं, आप सारे पार्टनरशिप स्टडी करके आए हैं। पार्टनरशिप में आपको होता है एडमिशन के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे अलग रेशियोज कैलकुलेट की जाती हैं। एडमिशन के टाइम पे जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ओल्ड रेशियो होता है, न्यू रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आती है। और अगर हम रिटायरमेंट में चले हैं तो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट आ जाता है। ऐसे ही होता है। रेशियो कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं आती। आप कभी अगर मान लो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो ऐसे केस में अगर वो नेगेटिव आ गया उसका मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो पर्सन गेन कर रहा है, ये भी पता होगा आप लोगों को। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आती है, इसका पार्टनरशिप की उस रेशियो के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ध्यान रखना। हम यहाँ जो रेशियो की वर्किंग कर रहे हैं ये कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं। एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में से कोई भी वैल्यू पॉजिटिव और कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एंगल, कि अल्फा बीटा गामा में से एंगल 90 से कम है या 90 से ज्यादा है। जैसे भी आपको बताया गया कि अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल 0 से लेके 180 के बीच में कोई भी एंगल कुछ भी हो सकता है। तो अगर कॉस इनमें से कोई भी एक एंगल मान लो कि 90 डिग्री से कम है तो उसका एक कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। मान लो बीटा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो वहां कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो इसमें कोई एक डिजिट पॉजिटिव एक डिजिट नेगेटिव हो सकता है, ये ध्यान रहे। तो यहां अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो 3:2:1, ये भी जो रेशियो है वही रेशियो ये है। रेशियो को इंप्रूव करने का तरीका ये होगा कि कभी भी रेशियो में फ्रैक्शन मत रखना। फ्रैक्शन रखेंगे तो आगे कैलकुलेशन वर्क बढ़ेगा। रेशियो को इंप्रूव करना है यानी उसमें से फ्रैक्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। एंड फ्रैक्शन एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, 2, 3 और 6 इनका जो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या है रेशियो, 3:2:1। अब मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो आ गई हमारे पास 6:4:2। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, इस पूरे रिजल्ट को मैंने इसको मल्टीप्लाई किया मान लो -3 से, -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 9, -6, -3। जो रेशियो ये है वही रेशियो ये है, वही रेशियो ये है, रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं है। जो रेशियो यहां पर है वही यहां पर है, वही यहां पर है, रेशियो तीनों सेम कही जाएंगी। तो मतलब अगर मैं ये कहूंगा कि 3:2:1 एंड 6:4:2 ये दोनों इक्वल हैं, कभी भी अगर हम ऐसे कहेंगे तो एक बात का ध्यान रखना कि इसका मतलब ये नहीं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ऐसा कभी भी नहीं होता। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो का मतलब होता है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोपोर्शनल होती हैं।
अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये रेशो इस रेशो के इक्वल है, तो इसका मतलब कि दिस अपॉन में दिस, दैट विल बी इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, दैट विल बी इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। इक्वालिटी ऑफ टू रेशो का मतलब ये होगा कि 3 अपॉन में 6, दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन में 4, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 2। जब भी दो रेशो इक्वल कही जाएंगे, अगर मान लो कि एक रेशो आपके पास है A1 रेशो B1 रेशो C1, दूसरी रेशो है A2 रेशो B2 रेशो C2, मान लो दोनों इक्वल हैं, तो इक्वालिटी का मतलब क्या होगा रेशो में कि दिस अपॉन में दिस, A1 अपॉन A2, दैट विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2, दैट विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये ध्यान रखना, ये हमें बार बार यूज करना पड़ेगा डायरेक्शन रेशो के कंसेप्ट में। तो रेशो के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि रेशो को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रेशो सेम रहती है, रेशो में कोई चेंज नहीं आता, चाहे इसको पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। और कभी हम कह रहे हैं कि दो रेशो इक्वल हैं, दो रेशो इक्वल है, तो रेशो इक्वल का मतलब होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ऐसे केस में ये नहीं होगा कि A1 A2 के इक्वल है, B1 B2 के इक्वल है, C1 C2 के इक्वल है, कभी नहीं होता। ये रेशो जैसे हमारे पास देखिए 3:2:1, ये जो रेशो हमारे पास है इस रेशो के इक्वल है, तो क्या 3 6 के इक्वल है? नहीं। ये रेशो और ये रेशो अगर सेम है तो इसका मतलब 3 अपॉन में 6, 2 अपॉन में 4 एंड 1 अपॉन में 2 दे आर इक्वल। तो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन कोसाइंस? क्या मतलब है डायरेक्शन कोसाइंस का? जब भी एक लाइन का एंगल तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बनेगा, तो अल्फा बीटा गामा इन एंगल्स को कहा जाएगा डायरेक्शन एंगल्स। इन तीनों की जो कॉस वैल्यू हमारे पास आएगी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको क्या कहा जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को कहा जाएगा। इसको L से, इसको M से और इसको N से डिनोट किया जाता है। और इन तीनों की जो रेशो निकल कर आएगी उस रेशो को क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो को शॉर्ट फॉर्म में DRs एंड डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में DCs लिख सकते हैं। अभी हम आगे प्रूव करने जा रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन से जो हमारे पास है L, M और N, L, M और N में रिलेशनशिप होती है L² प्लस M² प्लस N², ये 1 के इक्वल होगा। ये अभी हम प्रूव करने जाएंगे कि इसको कैसे हमारे पास 1 प्रूव किया जाएगा। L², M², N² का सम 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे मूव करें, इसको थोड़ा सा और स्टडी करने के लिए मैं 2D की हेल्प ले रहा हूं। 2D से कुछ आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे जो एग्जैक्टली 3D में एप्लीकेबल होंगे। ध्यान से देखना बेटा। ये मान लीजिए बेटा हमारे पास जो है एक लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको देंगे सपोज x, y। अब ओरिजिन से लेके ये एक लाइन जा रही थी, जिस लाइन का एक सेगमेंट ले लिया हमने OP। इस लाइन का एंगल मान लो इस विद x एक्सिस हमारे पास जो बन रहा है वो अल्फा है, विद y एक्सिस यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा को क्या कहेंगे हम? डायरेक्शन एंगल्स। जब एक लाइन का एंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा बनेगा तो अल्फा बीटा को क्या कहा जाएगा? डायरेक्शन एंगल्स। इनकी कॉस वैल्यू को क्या कहेंगे हम? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहेंगे हम? डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। तो आइए कॉस अल्फा कॉस बीटा को स्टडी करें। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा, और एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिया। x, y कोऑर्डिनेट है, तो बेटा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका x हो गया और ये डिस्टेंस क्या हो गया? उसी तरह से यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर दिया हमने। अगर ये x है तो बेटा ये डिस्टेंस भी क्या होगा? ये अगर y है तो नाउ इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPQ और इन ट्रायंगल OPR, जरा चेक कीजिए कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यूज। बेटा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब OP डिस्टेंस, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज R। अब इस ट्रायंगल में जरा कैलकुलेट करिए कॉस अल्फा की वैल्यू। कॉस बीटा क्या होता है?
बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में आ जाएं, इन ट्रायंगल OPR, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो दिस इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यह आ गया y बाय आर। जब इस लाइन का एंगल विद x एक्सिस अल्फा है, विद y एक्सिस बीटा है, तो cos अल्फा और cos बीटा को क्या कहा जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये है cos अल्फा और cos बीटा की ये जो वैल्यूज हैं, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। इसको किससे डिनोट किया जाएगा? L से। इसको किससे डिनोट किया जाएगा बेटा? M से। ये है डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज। किसकी वैल्यूज है? डायरेक्शन कोसाइंस की। अब एक चीज जरा नोटिस करना, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस का जो रिजल्ट आ रहा है, इसको यूज कैसे करना आगे मुझे बताओ। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम स्टडी करें, देखो चाहे इधर ट्रायंगल यूज कर लो या ये वाला ट्रायंगल यूज कर लो, पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाना जरा इस ट्रायंगल में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है बेटा? मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल OPQ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल है। अगर हम डिवाइड कर दें इसको, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज एक्स बाय आर का होल स्क्वायर एंड वाई बाय आर का होल स्क्वायर। एक्स बाय आर क्या था बेटा? कॉस अल्फा। वाई बाय आर क्या हमारे पास? तो ये आपके पास है कॉस अल्फा एंड दिस टर्म इज कॉस बीटा। कॉस अल्फा का मतलब L एंड कॉस बीटा का मतलब यह L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर किसके इक्वल? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर किसके इक्वल? डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल है, राइट? यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कैसे निकाले? आपके सामने डायग्राम में है। मुझे बताओ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे? x, y। रिपीट करो, ध्यान से सुनना। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वलेचा जी क्या होगा? हो गई दिवाली पार्टी, बड़ा डांस कर लेता हूं तो आ जाओ इथे। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? हाँ, तो क्या लिखेंगे अगर P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो? शाबाश, गुड। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x, y हैं तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा प्यारे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या होगा? वेक्टर का है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट पूछा मैंने आपसे, ठीक है। अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो P का पोजीशन वेक्टर ये है। अब P का पोजीशन वेक्टर ये है, अगर मान लो कि मुझे इस OP वेक्टर के अलोंग, ध्यान से सुनना, मुझे अगर इस OP वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना हो, OP वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना हो यानी कि OP कैप, तो क्या करेंगे हम? OP वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये आपके पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय OP का मैग्नीट्यूड। O से लेके P तक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था हमारे पास? R। अब मैंने R से जब डिवाइड किया तो x अपॉन R आई कैप प्लस y अपॉन R जे कैप। x अपॉन R आई कैप और y अपॉन R क्या आ रहा है बेटा? x अपॉन R किसके इक्वल था? कॉस अल्फा। y अपॉन R किसके इक्वल है? तो यार एक चीज को जरा नोटिस कीजिए, अगर OP कैप का रिजल्ट आपका ये आ रहा है कि x अपॉन R आई कैप प्लस में y अपॉन R जे कैप, तो OP कैप में आई कैप के मल्टीपल में जो वैल्यू आ रही है वो है कॉस अल्फा की, और जे कैप के मल्टीपल में जो वैल्यू आ रही है वो किसकी है? कॉस बीटा की, कॉस बीटा की।
आई कैप के मल्टीपल में क्या आ रहा है, कॉस अल्फा, जे कैप के मल्टीपल में क्या आ रहा है, लेकिन वो वेक्टर कौन सा वेक्टर था, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर था वो, यूनिट वेक्टर। मुझे कभी भी किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालने हैं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, मुझे अगर किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो उस लाइन, मान लो मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये लाइन जो हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने तो सबसे पहले इस लाइन के ऊपर कोई वेक्टर पता होना चाहिए। जैसे ओ से लेके पी तक का वेक्टर था, राइट, ओ से लेके पी तक का वेक्टर था। वो वेक्टर जब हमारे पास ओपी वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर नहीं था, मुझे अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, अगर मुझे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो इस लाइन पे जो सा वेक्टर हमने कंसीडर किया उसको कन्वर्ट करना पड़ा हमें यूनिट वेक्टर में। जब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया तो यूनिट वेक्टर में आई कैप और जे कैप के मल्टीपल की जो वैल्यूज आई, स्केलर कंपोनेंट, वो डायरेक्शन कोसाइंस है। क्या है वो, डायरेक्शन कोसाइंस। दिस इज द की पॉइंट। कभी भी किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो उस लाइन पे कोई एक वेक्टर चाहिए। जब किसी भी एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो उस लाइन पे कोई भी एक वेक्टर चाहिए। उस वेक्टर को जब हम कन्वर्ट कर देंगे यूनिट वेक्टर में, जब उस वेक्टर को कन्वर्ट करेंगे यूनिट वेक्टर में, तो यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप के मल्टीपल की वैल्यूज को डायरेक्शन कोसाइंस का रिजल्ट देगा वो। तो अगर मुझे कभी भी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो वेक्टर के अलोंग कौन सा वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर पे कौन सा वेक्टर चाहिए मुझे, यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर को कन्वर्ट कीजिए यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप की मल्टीपल की जो वैल्यूज होंगी वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। एक बार यहां तक नोट करें, फिर चलते हैं इससे आगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए कितनी ऑप्शन हुई, दो अभी तक। पहली, वेरी फर्स्ट ऑप्शन ये हुई कि या तो लाइन के एंगल तीनों दे रखे हों। अगर ये तीनों एंगल्स आपको दे रखे हैं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू लिख दो, वो डायरेक्शन कोसाइंस है। और अगर ये एंगल आपको ना दे रखे हों तो ऐसे केस में लाइन के ऊपर कोई भी एक आपको कोई वेक्टर गिवन होना चाहिए। जब ये लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं उसके ऊपर कोई भी वेक्टर गिवन हो तो उस वेक्टर को कन्वर्ट कर देना है आपने यूनिट वेक्टर में। जब आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आई कैप जे कैप के मल्टीपल में जो वैल्यूज निकल के आएंगी स्केलर कंपोनेंट, वो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। मान लीजिए मुझे यहां पर एक वेक्टर दिया गया लाइन के अलोंग, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस थ्री आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझे। हम डायरेक्शन कोसाइंस जो निकालते हैं वो ना लाइन के निकालते हैं, लेकिन वो लाइन की इनडेफिनेट लेंथ होती है। अगर मुझे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने हैं तो मुझे इस लाइन के अलोंग कोई भी एक वेक्टर गिवन होना चाहिए, चाहे ए से बी तक का वेक्टर हमारे पास गिवन हो या बी से हमारे पास सी तक का वेक्टर गिवन हो, कोई भी एक वेक्टर गिवन हो। अगर इस लाइन पे कोई भी एक वेक्टर मुझे मिल जाए तो मैं उसकी हेल्प से इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूं। अब इस लाइन के ऊपर एक वेक्टर आपको दे दिया गया, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब इस वेक्टर को यूज करके मुझे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने हैं। तो बहुत सिंपल है बेटा। ऐसे केस में जो भी वेक्टर आपको दिया गया है, वेक्टर आर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने हैं तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए सिर्फ यूनिट वेक्टर में। वेक्टर आर डिवाइडेड बाई इट्स मींस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड √29। तो बेटा 3 अपॉन में √29 ये आपके पास i कैप, 4 अपॉन √29 ये आगे बेटा j कैप, एंड 2 अपॉन में √29 दिस इज k कैप। अब ये जो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज हैं। L यानी कि cos अल्फा किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास 3 अपॉन √29। M आपके पास यानी cos बीटा की वैल्यू आ रही है बेटा दिस इज 4 अपॉन √29।
उस तरह से n यानी कि cos गामा की वैल्यू आपके पास आ रही है बेटा 2/√29। ये है डायरेक्शन कोसाइंस के आंसर्स। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हमारे पास है वो है आपके 3/√29, 4/√29 एंड 2/√29। ये है डिसीस यानी डायरेक्शन कोसाइंस। कुछ नहीं करना है यार, जो वेक्टर दी है उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल की जो वैल्यूज होंगी वो डिसीज होती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब एक बच्चे कहते हैं सर डीआरस निकालने हो यानी कि डायरेक्शन रेशियो, तो डीआरस के लिए क्या करना होता है, डायरेक्शन कोसाइंस की रेशियो को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं हम। यानी कि अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं तो 3/√29 रेशियो 4/√29 रेशियो 2/√29, ये आ गया आपके डीआरस। यानी कि 3:4:2 ये आ गया आपके डीआरस की वैल्यूज। कोसाइंस के लिए क्या जरूरी है, यूनिट वेक्टर निकालना। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या जरूरी है, वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना। अभी बताओ, ये आए डीसीस, जब इसकी रेशियो निकाली तो क्या आ गई, डीआरस। क्या डीआरस की वैल्यूज वही हैं जो यहां पे इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट थे, जो वेक्टर में स्केलर कंपोनेंट है वही डीआरस है। तो अगर कभी डीआरस निकालने हो तो मुझे सारे स्टेप्स नहीं लेने। ये अगर वेक्टर दी है और मुझे डीआरस निकालने के लिए कहा है डायरेक्शन रेशियो, तो जो आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल में कंपोनेंट है उसी की रेशियो ले लो, उसको डीआरस कहते हैं, उसको डीआरस कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो के लिए कोई वर्किंग नहीं करनी, आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल में जो स्केलर कंपोनेंट है उसकी रेशियो ले लो, वो डीआरस है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को कन्वर्ट करना है यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर में आई, जे, के मल्टीपल के कंपोनेंट क्या होंगे, डीसीस, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। कुछ ऐसे ही आगे बढ़ा, चलो डायरेक्शन रेशियो of the line passing through 2 points। एक लाइन के डायरेक्शन को रेशियो निकालना है, हमने डीआरस निकालने हैं, जो लाइन आपकी 2 पॉइंट से पास कर रही है बेटा। दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1, z1 एंड x2, y2 एंड z2। एक पॉइंट ये दे दिया गया, दूसरा पॉइंट ये दे दिया गया। क्या निकालना है हमें इसके, डायरेक्शन रेशियो। तो डीआरस निकालने के लिए मुझे इस लाइन पे क्या चाहिए, एक वेक्टर। ये तो पॉइंट है, वेक्टर नहीं है, ये भी एक पॉइंट है, वेक्टर नहीं है, तो लो इसकी हेल्प ले ले ए बी वेक्टर की। तो ए बी वेक्टर तो हम निकाल सकते हैं बेटा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर यानी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दिस इज x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस ओ ए वेक्टर यानी कि x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। ए बी वेक्टर बेटा हमारे पास, दिस इज x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप माइनस x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। तो ए बी वेक्टर बेटा हमारे पास क्या है, ये दिस माइनस दिस किया दो, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। ये आगे बढ़ा ए बी वेक्टर। अब मुझे अगर इस लाइन के डीआरस निकालने थे तो मुझे इस लाइन पे एक वेक्टर चाहिए था, लो वेक्टर निकाल लिया। और जब इस लाइन के लॉन्ग कोई वेक्टर मुझे मिल गया है तो उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल की वैल्यूज क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियो को डिफाइन करेंगी वो। तो डीआरस अगर मुझे निकालने हैं तो डीआरस ऑफ द लाइन क्या होंगे वो बेटा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। इन स्केलर कंपोनेंट की जो रेशियो होगी उस रेशियो को कहा जाएगा डायरेक्शन रेशियो। सर क्या डीआरस निकालने के लिए सारे स्टेप्स लेने हैं, नहीं, पहला स्टेप ये लेना।
वेरी फर्स्ट स्टेप ये लेना है। अगर लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे तो डी पहले स्टेप में ये लिखना है आपने, ठीक है। और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या करूंगा, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर निकला इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाइट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, ये डिस्टेंस बन जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डायरेक्शन रेशियो of the line joining 1, 2, 3 and 5, 7, 1. डायरेक्शन रेशियो, कभी भी लाइन पे 2 पॉइंट दे तो डायरेक्टली x2 माइनस x1 रेशियो y2 माइनस y1 रेशियो z2 माइनस z1, इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो क्या आएगा बेटा, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 मीन्स 4 रेशियो 5 रेशियो माइनस 2। लो बच्चों, ये आ गया आपके डीएर्स, ये डायरेक्शन रेशियो है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड कर देना तो वो डिस्टेंस बन जाएंगे। इसी को आपने जब डिस्टेंस में कन्वर्ट किया तो डायरेक्शन को साइंस कितना आएगा बेटा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट कितना आ रहा है, रूट 45, तो 4 अपॉन रूट 45, 5 अपॉन रूट 45 एंड माइनस 2 अपॉन रूट 45, ये आ गई डायरेक्शन को साइंस की वैल्यू। मतलब ये है कॉस अल्फा, ये है कॉस बीटा और ये है कॉस गामा। आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एंगल अल्फा बीटा गामा में से एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है। एक्यूट देखो, मैंने आपको बताया कि अल्फा बीटा गामा तीनों का जो रिजल्ट होगा, अल्फा का भी बीटा का भी गामा का भी, ये 0 से 180 के बीच में ही होगा। अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो कॉस में उसके कॉस का आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और 90 से अगर ज्यादा है और 180 से कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, वहां कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, यहां कॉस की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब गामा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और यहां अल्फा बीटा दोनों देखें तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। ओके, इसमें किसी को डाउट? अब क्वेश्चन में एक नया पॉइंट ऐड कर दिया, इसी में कहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the line joining this and this if the angle made by line with x axis is obtuse. If the angle made by line with x axis is obtuse. Obtuse angle with x axis बनाया, यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, हमें यहाँ तो नजर नहीं आ रहा ना बेटा, हमारे लिए तो ये हमारे पास ये रेशियो आई थी। ऑब्ट्यूज का मतलब कि ये उसने x के बारे में तो जानकारी दे दी, y और z के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने क्वेश्चन में x के बारे में बता दिया कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है विद x एक्सिस। तो इसका मतलब इसका नेगेटिव होना जरूरी है। और आपको बताया था मैं कि रेशियो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो ऐसे केस में अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस ऑब्ट्यूज, तो इसका नेगेटिव होना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करके रेशियो क्या लिखेंगे फिर हम, -4 रेशियो -5 रेशियो 2, फिर यहां पे आ जाएगा ये -4 ये -5 ये +2 बन जाएगा। विद एक्स एक्सिस एंगल ऑब्ट्यूज होना जरूरी था, जो क्वेश्चन में बताया गया था। ठीक है, ओके। तो अभी तक ये बताओ यार, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है। जब एक लाइन का एंगल तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बनेगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या कहेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये है डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज। इनके स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल है, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या चाहिए, दो ऑप्शन, या तो एंगल तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ चाहिए
तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू डायरेक्ट निकालो, या लाइन पे कोई एक वेक्टर चाहिए हमें। जब लाइन पे कोई एक वेक्टर मिल जाएगा तो हम लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चले से आगे। ये बताओ बेटा, ये एक लाइन आपके पास गई, दिस इज द लाइन, इस लाइन के डी आर दे दिए मुझे 2:3:5, क्या दे दिया मैं, डायरेक्शन रेशियो दे दिए गए। अब मुझे इस लाइन पे कोई वेक्टर निकालना हो, भाई पहले वेक्टर दिया था तो मैंने डी आर निकाले थे, अब मुझे डी आर चाहिए तो क्या मैं इस लाइन के अलॉन्ग कोई वेक्टर निकाल सकता हूं? यस, एक बच्चा कहता है सर मैं लिख सकता हूं वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। यस, इस लाइन पे कोई वेक्टर अगर ये होगा तो डी आर से आएंगे। बच्चा कहता है सर ये लेना क्या? नहीं। दूसरा स्टूडेंट कहता है सर मैं तो चेंज करूंगा, मैं तो इसका लिखूंगा 2 टाइम, यानी 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। तीसरा स्टूडेंट कहता है सर मैं तो 2 टाइम लूंगा, तो 3 टाइम लूंगा। लो जी, इस लाइन के लॉन्ग मैंने 3 टाइम वेक्टर लिख दिया 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 15k कैप। यार अगर लाइन के डी आर ये हैं तो आप इस लाइन के लॉन्ग कोई भी वेक्टर लिखना चाहें तो वो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, जो मर्जी लिख दो, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एनी टाइम ले लो, इस लाइन के अलॉन्ग कोई ना कोई वेक्टर मिलता जाएगा आपको। इसमें किसी को डाउट? ओके यहां तक। अब ये बताइए, इसी कंसेप्ट को यूज करते हो 2 मेन कंडीशन डायरेक्शन कोसाइंस की बनेगी। ध्यान से सुना, पूरा चैप्टर उस पे चलेगा अब आगे। फर्स्ट कंडीशन, when two lines are parallel, लो बेटा ग्राफिकली एक लाइन ये गई आपकी, ग्राफिकली दूसरी लाइन ये गई हमारे पास, दोनों पैरेलल हैं। ये लाइन सपोज आपके पास L1 है और ये लाइन L2 है। लेट DRs of line L1 A1 रेशियो B1 रेशियो C1 है, एंड DRs of line L2 A2 रेशियो B2 रेशियो C2 है। मान लो फर्स्ट लाइन के DRs ये आपको दे देगी बेटा A1 रेशियो B1 रेशियो C1, और सेकेंड लाइन के अलॉन्ग A2 रेशियो B2 रेशियो C2 ये दे दिया गया। अब मुझे ये पूछा जाए कि बेटा अगर फर्स्ट लाइन के DRs आपके ये हैं तो फर्स्ट लाइन पे कोई वेक्टर मुझे दिखाना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर फर्स्ट लाइन के DRs ये हैं तो फर्स्ट लाइन के अलॉन्ग कोई वेक्टर दिखाना तो क्या लिखेंगे हम? यू कैन टेक A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप, या उसका 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एनी टाइम लिख सकते हैं हम। तो मैंने मान लिया इस फर्स्ट लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर ले लिया उसको मैंने लिया A वेक्टर, A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप। उस तरह से सेकेंड लाइन के DRs अगर ये हैं तो सेकेंड लाइन के अलॉन्ग भी मैंने एक वेक्टर एक्सप्लेन कर दिया A2 i कैप, B2 j कैप, C2 k कैप। क्या सेकेंड लाइन के DRs इसको यूज करते हुए यही आएंगे? तो मैंने क्या किया बेटा, यहां से लेके यहां तक का वेक्टर, फ्रॉम दिस टू दिस एक वेक्टर लिख दिया वेक्टर ए, और फ्रॉम दिस टू दिस ये वेक्टर लिख दिया वेक्टर बी। अगर ये 2 लाइंस पैरेलल है तो इन पे जो भी वेक्टर बनेंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के पैरेलल होगा या नहीं? सर बिल्कुल होगा। और वेक्टर के चैप्टर में स्टडी किया था कि जब 2 वेक्टर पैरेलल हो या 2 वेक्टर कोलिनियर हो तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है। अगर आपका ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है तो इसका मतलब वेक्टर ए अगर पैरेलल है वेक्टर बी के तो वेक्टर ए किसके इक्वल होगा? लैम्डा टाइम। लिखो ये वेक्टर ए की स्केलर कंपोनेंट क्या है? ये था वेक्टर ए, आपने यहां पे यूज किया इसको।
और राइट साइड ये आ गया लैम्डा टाइम्स A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप, ब्रैकेट ओपन करें राइट साइड तो क्या होगा, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, ब्रैकेट ओपन किया तो लैम्डा टाइम्स A2 आई कैप, लैम्डा टाइम्स B2 जे कैप, लैम्डा टाइम्स C2 के कैप। अब ये भी आई जे के टर्म्स में, ये भी आई जे के टर्म्स में, कंपेयर करेंगे तो A1 किसके इक्वल होगा, B1 किसके इक्वल होगा बेटा, लैम्डा टाइम्स B2, C1 किसके इक्वल आएगा। ये कंपेयर कब कर सकते हैं ये बता दो जरा, जब लेफ्ट में और राइट में आई जे के की टर्म्स में होगा, ओनली इन दैट केस। अगर ये आई कैप जे कैप के कैप कोई और वेक्टर होते पी क्यू आर लेफ्ट में भी राइट में, तो कंपेयर नहीं कर सकते। अब बताओ क्या आएगा यहां से रिजल्ट, क्या रिजल्ट बन के आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है बेटा देखो, A1 अपॉन A2 किसके इक्वल, B1 अपॉन B2 किसके इक्वल, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू लैम्डा। ये भी लैम्डा का रिजल्ट है, ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है। इसका मतलब बेटा A1 अपॉन A2 दैट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी, जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी, जब भी दो लाइंस बेटा पैरेलल होंगी तो फर्स्ट लाइन के जो डीआरस आपके पास होंगे, सेकंड लाइन के जो डीआरस होंगे वो इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब क्या है, दो रेशियो इक्वल का मतलब क्या बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसका की रिजल्ट ये आ रहा है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। ये डीआरस और डीआर दोनों सेम है। डीआर सेम का मतलब क्या बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। कभी भी आपको प्रूव करना है कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, दोनों के डायरेक्शन रेशियो मैच करने चाहिए। डीआरस अगर दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। प्लीज नोट डाउन। अब कंडीशन नंबर 2 क्या हमारे पास बेटा, साथ साथ नोट कर सकते हैं प्लीज आप लोग इसको। When two lines are perpendicular, when two lines are perpendicular, दो लाइंस आपको दी हैं, दोनों परपेंडिकुलर है बेटा। सपोज एक लाइन आपके पास से गई, दूसरी लाइन आपके पास से गई, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। परितोष इधर बेटा, मान लिया फर्स्ट लाइन के डीआरस, फर्स्ट लाइन के डीआरस आपको दिए गए हैं A1 रेशियो B1 रेशियो C1 एंड सेकेंड लाइन के डीआरस को मान लीजिए आपको ये गिवन है। तो इनमें क्या रिलेशन बनेगा अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो इनमें क्या रिलेशन बन सकता है। देखो फर्स्ट लाइन के अगर डीआरस आपके ये A1 रेशियो B1 रेशियो C1 है, तो मैंने इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर डिफाइन कर दिया, इसी को यूज करते हुए वेक्टर A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। सेकेंड लाइन के डीआरस अगर हमारे पास ये चल रहे हैं तो सेकेंड लाइन के अलोंग हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर B A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। फर्स्ट लाइन के अलोंग एक वेक्टर हमने ये ले लिया बेटा, वेक्टर है। सेकेंड लाइन के अलोंग एक वेक्टर ये ले लिया हमने, वेक्टर B। अब ये बताओ, मान लो सपोज यहां से लेके यहां तक का वेक्टर था, ये था वेक्टर A, और यहां से लेके यहां तक का वेक्टर था सपोज ये वेक्टर B। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसके अलोंग ये जो वेक्टर है ये भी परपेंडिकुलर है।
अगर L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 पे, तो इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनमें रिलेशन क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बेटा ए डॉट बी इट मस्ट बी 0, यानी दिस डॉट दिस आपने लिया A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, इसका डॉट A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप, इसके साथ 0। नाउ दिस डॉट दिस आपने लिया तो ये आगे बढ़ा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दैट इज इक्वल टू 0, ये आ गया 0। जब एक लाइन के डीआरस बेटा हमारे पास, ध्यान से देखिए, फर्स्ट लाइन के डीआरस आपके पास है ये, सेकंड लाइन के डीआरस आपके पास ये है डायरेक्शन रेशियो। जब ये दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सर क्या कह रहे हो आप, डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर का होता है। यस, प्रैक्टिकली टीचर बड़ी यही यूज करेंगे, आपको ही पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट सिर्फ दो वेक्टर के बीच में होता है, डीआरस के बीच में नहीं होता। लेकिन जब इस डीआरस को यूज करके मैंने इस लाइन के लॉन्ग वेक्टर लिया, इस डीआर को यूज करके इस लाइन के लॉन्ग सेकंड लाइन के लॉन्ग एक वेक्टर डिस्क्राइब किया। जब दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके वेक्टर भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, इसलिए उनका डॉट 0 होगा। जब डॉट 0 रखा तो रिजल्ट ये आ गया। अब इसको प्रैक्टिकली हम बार बार टीचर बड़ी यही यूज करते हैं कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डीआरस का डॉट 0 के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। और जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके डीआरस क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम। फर्स्ट के जो डीआरस है वही सेकंड के होंगे। डायरेक्शन रेशियो सेम का मतलब क्या है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। अब ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना, सिर्फ एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करके आनी है। जब अटेम्प्ट करोगे 5-6 क्वेश्चन ही है और हार्डली वो आपके 10 से 15 मिनट में पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, वो करके आनी है। लेकिन अगली क्लास में मैथ्स खजाना साथ में लेकर आना, उस पर रिलेटेड हम वर्किंग करेंगे यहीं पे।